सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट भी भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम लोग पहले चैप्टर से लेकर अंतिम चैप्टर तक का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन आज की इसी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पे नए होंगे तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर 10वीं कक्षा का आने वाली इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीवीआई क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए फिर बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। पहला ऑप्शन में दिया गया है 1, ऑप्शन बी में दिया गया है 2, ऑप्शन सी में दिया गया है 3 और आपका ऑप्शन डी में दिया गया है अनंत। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी आभाज्य संख्या है। आभाज्य संख्या का परिभाषा आप सभी को मालूम होगा कि वैसी संख्या जो स्वयं तथा एक से विभाजित हो उसे आभाज्य संख्या कहते हैं, या वैसी संख्या जिसका केवल दो ही गुणनखंड होता है उसे हम आभाज्य संख्या कहेंगे। तो देखिए 8, 9, 15 ये सभी के सभी भाज्य संख्या है, लेकिन 11 एक ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं 11 तथा एक अलावे अन्य संख्या से भाग नहीं लगती है, इसलिए 11 यहाँ पे अभाज्य संख्या हो जाएगा। उसके बाद में फिर से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। देखिए 23 एक ऐसा संख्या है जो अभाज्य संख्या। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत। इसका सलूशन है डाउटर टैप। आपको जिस भी सवाल में डाउट हो उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर आपको उसका वीडियो सलूशन मिल जाएगा। यानी अब अपना पूछिए अनलिमिटेड डाउट, अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। चाहे आपका सवाल कक्षा 6ठी से 12वीं, नीट, IIT, JEE या फिर CBSE, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र के साथ साथ अन्य स्टेट बोर्ड का हो, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनेट ऐप पे। साथ ही डाउटनेट पे चल रही है कक्षा 6ठी से 12वीं, IIT, JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेज, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आ रहे हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप को इंस्टॉल करो और अपनी डाउट को भगाओ और टॉप रैंक लेकर आओ। फिर से कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। याद रहे कि वैसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं और Q का जो मान है वो 0 के मान के बराबर नहीं हो, ऐसे तमाम संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। पहला उसमें दिया गया √3। √3 को हम P बटा Q के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन Q का मान 0 के मान के बराबर होगा, यह अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे देखेंगे तो P बटा Q के रूप में है, लेकिन Q का मान 0 के मान के बराबर है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया 0/4, जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख भी सकते हैं और Q का मान 0 के मान के बराबर भी नहीं है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। पहला में दिया गया √4/9। तो देखिए 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो ये हमारा परिमेय संख्या आ गया और 4/9 भी परिमेय संख्या है। तो √7 का कोई भी वर्गमूल ना होने के कारण यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कैसे पहचानना है, तो कोई भी संख्या रूट के अंदर हो और उसका वर्गमूल नहीं होता हो तो ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। कोई ऐसी संख्या जो दशमलव में दी गई हो और कुछ हद के बाद वो संख्या समाप्त हो गई हो उसे परिमेय संख्या कहेंगे, लेकिन वैसी संख्या जो हर दशमलव के बाद में बढ़ती जाती हो ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऑप्शन ए से चलिएगा तो 0.14 ये कुछ हद के बाद समाप्त है, तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या है। लेकिन ऑप्शन डी में देखेंगे तो पहले 1 0 था, अब डबल 0 हो गया, यहाँ पे ट्रिपल 0 हो गया, जाहिर सी बात है इसके बाद में 4 0 होगा, 5 0 होगा, ऐसे ऐसे करते करते ये संख्या अनंत तक जाती है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 7 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या यहाँ पे देखेंगे तो आपका डी में मिल जाएगा। पहले 1 0, डबल 0, ट्रिपल 0, इसके बाद में 4 0, ऐसे ऐसे डॉट लगाया गया है, तो ये संख्या अनंत तक जाएगी, जिसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। √11 अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं होता है।
रूट अंडर 15, रूट 4, रूट अंडर 5 भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन ऑप्शन सी में देखिएगा तो रूट अंडर 3 और रूट अंडर 16 दिया गया है, दोनों में गुणा कीजिएगा तो 144 हो जाएगा और 144 का वर्गमूल 12 होता है, जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और क्यू का मान 0 के मान के बराबर भी नहीं होता है, इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो यह आपका अपरिमेय नहीं हो सकता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो देखिए रूट अंडर 3 अपरिमेय संख्या है, 4 प्लस रूट अंडर 5 अपरिमेय संख्या है, रूट अंडर 6 भी अपरिमेय संख्या है। रूट अंडर 2 को रूट अंडर 2 से घटा दीजिएगा तो यहाँ पे केवल 2 संख्या बचेगा और 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो रूट अंडर 7 एक अपरिमेय संख्या है। बी में दिया गया रूट अंडर 2 बटा रूट अंडर 5 दोनों भी अपरिमेय संख्या है। रूट अंडर 3 रूट अंडर 7 दोनों में किसी का वर्गमूल ना होने के कारण ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन डी में दिया गया रूट अंडर 75 बटा 48 यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि आप 75 को ऐसे लिख सकते हैं कि 3 पचे 15 और 15 तिया 15 पचे होते हैं 75। उसके बाद में इसी प्रकार से 4 जुगा 16, देखिए 4 जुगा 16 और 16 तिया 48 होते हैं। अब डबल 5 का 1 5 रूट से बाहर निकलेगा तो रूट में केवल 3 बचेगा। डबल 4 का 1 4 रूट से बाहर निकलेगा तो रूट में केवल 3 बचेगा। रूट अंडर 3 को रूट अंडर 3 से घटा दीजिएगा तो प्राप्त संख्या 5/4 होगा, जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और क्यू का मान 0 के मान के बराबर भी नहीं है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। तो हमने वास्तविक संख्या का पहला चैप्टर से लगभग 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन देख लिया है। आइए इसी प्रकार से अगला चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, अगला सवाल कहता है कि एक रैखिक बहुपद का घात होता है। याद रखिएगा, रैखिक बहुपद के घातों की संख्या 1 होती है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में कहता है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। अभी अभी पहले साल में हमने जाना कि रैखिक बहुपद के घातों की संख्या 1 होती है, तो एक घात वाला बहुपद कौन सा बहुपद कहलाएगा, तो रैखिक बहुपद कहलाएगा ना जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। फिर से कहता है कि घात 1 वाले बहुपद क्या कहते हैं, तो रैखिक बहुपद कहते हैं। चलिए जल्दी जल्दी अगला सवाल देख लेते हैं। एक घातीय बहुपद का आलेख होता है, तो याद रखिएगा एक घातीय वाले बहुपद का आलेख हमेशा सरल रेखा होता है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। फिर से सवाल करता है कि दो घात वाले बहुपद को डॉटेड कहते हैं, तो याद रखिएगा दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं और इसमें घातों की संख्या 2 होती है। उसके बाद में एक ये जो सवाल है मैट्रिक एग्जाम पेपर में बार बार पूछे जाते हैं कि द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है। याद रखिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होते हैं और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ऑप्शन बी में दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 7 को देखिए, कहता है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है। दोस्तों त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद है या नहीं है पहचानने का आसान तरीका है कि कोई भी ऐसा चर हो जो रूट के अंदर हो, यह आपका बहुपद नहीं हो सकता है। कोई भी चर बट्टे में दिया गया हो, बहुपद नहीं हो सकता है। कोई भी चर पे पावर दिया गया हो, जैसे 1/2 3/2 इस प्रकार से पावर दिया गया हो, तो ये तीनों कंडीशन में आपका बहुपद नहीं होते हैं। यदि आप ऑप्शन से चलेंगे तो ये शून्य घाती बहुपद है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। लेकिन सी में देखिएगा ना, तो देखिए चर रूट के अंदर है, 3 रूट अंडर एक्स दिया गया है। हमने अभी अभी बताया कि कोई भी बहुपद अगर रूट में चर रूट में दिया गया हो तो ये बहुपद नहीं हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 9 को देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। यहाँ पे हमें बहुपद की पहचान करनी है। देखिए यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये भी आपका चर रूट में है तो नहीं हो सकता है। ये चर पे पावर में बटा दिया गया नहीं हो सकता है। लेकिन एक शून्य घाती बहुपद है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। फिर से कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। और एक चीज़ जान लीजिए, 100% ये दवा ठोके करता हूँ कि मैट्रिक के एग्जाम पेपर में एक सवाल 100% पूछे जाएंगे, जिनमें आपसे पूछा जाएगा कि कौन से बहुपद है, कौन से बहुपद नहीं है। तो कहता है कि कौन से बहुपद है, तो अब बहुपद की बात करें तो देखिए आपका ये बहुपद हो सकता है, ये रूट में है नहीं हो सकता है, बट्टा में दिया गया है नहीं हो सकता है, और पावर में दिया गया है एक चर पे यहाँ पे पावर दिया गया तो ये नहीं हो सकता है। लेकिन ये एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 2x है, तो ये आपका बहुपद होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 11 को देखिए, कहता है
निम्नलिखित में कौन से बहुपद नहीं है? तो यहाँ पे बहुपद नहीं है की बात करें, देखिए आपका ये बट्टा में दिया गया है और यहाँ पे दूसरी जगह तो ये त्रिघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। ये बट्टा में देने के कारण ऑप्शन सी आपका द्विघात बहुपद नहीं हो सकता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, कहता है कि द्विघात समीकरण का घात होता है। अभी अभी हमने जाना कि द्विघात बहुपद में घातों की संख्या 2 होती है और एक द्विघात समीकरण का घात कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा, है ना जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब +2 होगा, यानी ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल कहता है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 का घात क्या होगा? तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर पे देख लीजिए कि चर पे कौन से पावर में दिया गया है। यदि 3 दिया जाता तो त्रिघात यानी इस पे घातों की संख्या 3 हो जाती। अगर 2 दिया जाए तो द्विघात यानी घातों की संख्या 2 हो जाएगी। अगर 2 और 3 ना देकर केवल x ही रहता तो इस पे घातों की संख्या 1 हो जाता। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये द्विघात बहुपद है, इसलिए घातों की संख्या 2 होगी। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से द्विघात समीकरण है? तो दोस्तों द्विघात समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण में घातों की संख्या 2 होती है, तो 2 घात वाला समीकरण आपका ऑप्शन बी में दिख रहा है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। फिर से कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? तो यहाँ पे द्विघात समीकरण नहीं है की बात करें, देखिए आपका ये द्विघात समीकरण हो सकता है, ये भी हो सकता है। यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी दिया गया है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 4 दो दूनी ये 4 हो जाएगा बराबर, ये भी आपका हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? यहाँ पे द्विघात समीकरण है की बात करें, देखिए आपका ये त्रिघात समीकरण है ना जी, ये आपका त्रिघात है। यहाँ पे देखिएगा तो चर के ऊपर पावर दिया गया, तो ये आपका द्विघात समीकरण तो हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया एक्स प्लस, देखिए इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो ये आपका द्विघात समीकरण आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जितने भी क्वेश्चनों का सलूशन हम लोग करेंगे सभी के सभी क्वेश्चन एपी से है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में है और नहीं है ज्ञात करने का आसान तरीका क्या है कि हम d1 ज्ञात करते हैं और d2 ज्ञात करते हैं। यदि दोनों स्थिति में दोनों का मान समान हो जाता है तो हम मानते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है, अन्यथा नहीं है। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन चलेंगे तो 4 में से 2 घटेगा तो 2, 8 में 4 घटेगा तो 4, ये दोनों बराबर नहीं आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। ऑप्शन सी से चलेंगे तो देखिए 3 में से 5 में से 3 घटेगा तो 2 आएगा, 4 में से 5 घटेगा तो 1 आएगा, ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं है, तो ये भी हमारा समांतर श्रेणी में नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी से चलते हैं तो -6 दिया गया है, इसमें से यदि हम 10 घटाएंगे तो ये हमारा कितना आएगा? 4 आएगा। अब ये -2 में से -6 करना है, यानी -2 ये +6 हो जाएगा, तो ये भी हमारा -4 ही आएगा, सॉरी +4 ही आएगा। तो इस प्रकार से देखिए तो ये आपका 4 बराबर 4 ऑप्शन बी वाला मिल रहा है, इसलिए आपका समांतर श्रेणी में जो होगा ना वो ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है? तो देखिए यहाँ पे समांतर श्रेणी में है नहीं है, आसान तरीका कैसे करेंगे, 11 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। 11 में से 11 घटेगा तो 0 बचेगा, ये आपका समांतर श्रेणी में ऑप्शन बी वाला नहीं हो सकता है। सी में चलते हैं तो 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, ठीक है। 8 में 4 गया तो 4 बचेगा, ये भी बराबर नहीं है, तो ये भी आपका नहीं सकता है। अब यहाँ पे ऑप्शन डी से चलते हैं, -4 में से 0 घटाएंगे तो -4, और -8 में से -4 घटाएंगे तो ये आपका +4, यानी ये फिर भी आपका -4 आएगा। इसी हमें ये पता चल रहा है कि ऑप्शन सी वाला आपका सूची जो है द्विघात समीकरण बल्कि समांतर श्रेणी में है। अगला सवाल कहता है किसी एपी का दूसरा पद और पहला पद के अंतर को क्या कहते हैं? तो देखिए डी का आसान फॉर्मूला क्या होता है कि ए2 - ए1 होता है। ए2 को हम लोग दूसरे पद कहते हैं, ए1 को हम लोग पहले पद कहते हैं। तो पहला पद और दूसरा पद के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? डी द्वारा सूचित करते हैं, जिसे सार्वंतर कहते हैं या इसे पदांतर भी कहते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल कहता है कि एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वंतर क्या होगा? सार्वंतर का फॉर्मूला अभी अभी आपने जाना कि ए2 - ए1 होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए2 का मान यानी 10 लिखेंगे, ए1 का मान 4 लिखेंगे, 10 में से 4 घटेगा तो 6 बचेगा, और 6 ऑप्शन बी में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 5 कहता है कि 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 समांतर श्रेणी में है, तो पदांतर क्या होगा? यहाँ पे पदांतर की बात करें तो 5 में से 1 कम करेंगे, यानी 5 में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा ना जी। तो 5 में से 1 हमने कम किया, 4 आ गया, जो कि पदांतर यानी सार्वंतर हो जाएगा। अगला साल में भी हमसे पदांतर यानी सार्वंतर का मान पूछा गया है, और ये टेक्स्ट एग्जाम 2019 और 20 दोनों में सवाल पूछा गया था। तो पदांतर का मतलब सार्वंतर होता है, यानी 1/2 दिया गया दूसरे पद, इसमें से घटाएंगे पहले पद यानी 3/2 को। देखिए 2 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, ये 1 - 3,
1 में से 3 घटेगा तो -2 और -2 में 2 से भाग लगाइएगा तो -1 मरतबे कट जाएगा। -1 ऑप्शन बी में दिया गया है। अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि √2, √8, √18, √32 का सारवंतर क्या होगा। यहाँ पे हमें सारवंतर ज्ञात करना है तो वही फार्मूला का यूज करेंगे। √8 माइनस √2 यानी A2 माइनस A1, A2 का मान 8 दिया गया था तो √8 हमने लिखा, A1 का मान √2 था तो √2 हमने लिखा। अब √8 का गुणनखंड करेंगे तो कैसे होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, √2 का √2 हो जाएगा, डबल 2 का 1 2 रूट से बाहर निकलेगा तो यहाँ पे √2 बचेगा और यहाँ भी बचेगा √2। दोस्तों 2√2 में से √2 घटाइएगा तो जाहिर सी बात है √2 ही आएगा, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल कहता है किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 है तो इसका सारवंतर क्या हो जाएगा। तो इसका सारवंतर यहाँ पे 3 दिया गया है ना, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब 3 हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। याद रखिएगा, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु की कोटि कहलाती है और x अक्ष से किसी बिंदु की जो दूरी है वो भुज कहलाती है। अगला सवाल कहता है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 में कोटि का मान क्या हो जाएगा। दोस्तों 6,4 में कोटि की मान की बात करें तो पहले वाले मान को हम लोग x का मान यानी भुज का मान कहते हैं, दूसरे वाला मान को हम लोग y का मान यानी कोटि का मान कहते हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब 4 होगा क्योंकि दूसरे नंबर में है 4, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब होगा 4। अगला सवाल कहता है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहलाएगी। अभी अभी हमने बताया कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की भुज कहलाती है, y अक्ष से पूछा जाए तो कोटि हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि 3 - 4 का भुज का मान क्या है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए भुज का मान पूछा गया है तो अभी अभी हमने बताया कि पहले वाला जो मान होगा वो भुज अर्थात x का मान होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 3। अगला सवाल कहता है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, में कोटि का मान क्या हो जाएगा। कोटि का मान की बात करें तो दूसरे वाला यानी -4 होगा ना जी, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। फिर से कहता है कि 6,10 में कोटि का मान क्या होगा। कोटि का मान मतलब दूसरे वाला यानी 10 हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल कहता है कि x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक कितना होता है। तो x अक्ष पर किसी बिंदु का x में कितना हो जाता है, x,0, तो इसका y नियामक कितना हुआ दोस्तों, 0 हो गया, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 0। उसके बाद में अगला वाले सवाल के माध्यम से हमसे पूछा गया है कि बिंदु -3,4 की दूरी मूल बिंदु से क्या हो जाएगी। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना काफ़ी ही सिंपल होता है। इसका आसान फार्मूला √x² + y² होता है। यहाँ पे x का मान का मतलब पहले वाला जो कि -3 दिया गया है, -3 का स्क्वायर हम करेंगे और y का स्क्वायर यानी करेंगे 4 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर यानी 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 4 जब का 16, 16 में 9 को ऐड करेंगे तो ये 25 जाएगा। आप सभी को मालूम होगा कि 25 का वर्गमूल 5 होना जी, तो क्वेश्चन का सही जवाब 5 होगा। 5 ऑप्शन डी में दिया गया है, अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी ही होगा। अगला सवाल कहता है कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये सवाल बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। 2015 में, 2019 में, 2021 में भी पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे और करेंगे 3 का स्क्वायर। दोस्तों 2 का स्क्वायर कितना होते हैं, तो 2 दूनी 4 होते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होते हैं, 9 में 4 को ऐड करेंगे तो 9 4 13 होगा, जो कि ऑप्शन सी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। और इसके बाद में कहता है कि बिंदु 4,-5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 जब का 16, -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 या 25। अब हम क्या करेंगे कि 25 में 16 को ऐड करेंगे तो 241 हो जाएगा और 41 का तो वर्गमूल होता नहीं है, ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा √41। उसके बाद में कहता है कि पी में -6,8 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 1 36 जाएगा, 8 के स्क्वायर करेंगे तो 64, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। और आप तमाम छात्रों को मालूम होगा कि 100 का वर्गमूल 10 होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। तो है दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एड करता हूँ। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना
बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ये दोस्तों हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा का इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।